हेलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट। मैंने आज आपको बोला था कि आज 2 वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। तो दूसरा वीडियो भी है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पे। इसमें स्पर्म की स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, यही मान लो आप, जिसमें मेल के गैमेट स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल के ओवम बनने की प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी 2 पार्ट होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मियोसिस और फिर स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन को मिला के हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर आएगा स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो डायग्राम से समझ लो। पहले देखो, आपको मैंने बताया था कि हमारे जो टेस्टिज होते हैं उसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉयड है और स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, जिससे बहुत सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। उधर भी स्पर्मेटोगोनिया भी बनती है बहुत सारे माइटोसिस से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बनती है। यहाँ पे भी डिप्लॉयड ही है क्योंकि अभी माइटोसिस हुआ है, ये भी डिप्लॉयड स्टेज ही है। तो जब बहुत सारी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनती है जर्मिनल लेयर के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे क्योंकि इसमें स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई हो रही है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो साइज में ग्रो करेगी, इसको हम ग्रोथ फेज कहेंगे। अभी तक ये डिप्लॉयड स्टेज है। ओके, अब होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस, और मियोसिस होने से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, दोनों क्या है, हैप्लॉइड। तो ये मियोसिस फर्स्ट है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसने 2n से n कर दिया, 23 क्रोमोसोम हो गए। ओके, अब इस वापस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर वापस होगा मियोसिस 2, जो कि माइटोसिस की तरह होता है। इसमें क्रोमोसोम वही रहेंगे, संख्या 2 गुना हो गई। इन्हें कहेंगे स्पर्मेटिड्स। ये जो प्रोसेस हुई है इसका नाम है मैच्योरेशन फेज, क्योंकि इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में मैच्योर हुई है, इसलिए ये मैच्योरेशन फेज है। ओके, अब देखो ये जो 4 स्पर्मेटिड्स है ये फाइनली स्पर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इट्स नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान रखना, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मियोजेनेसिस बनने के बाद ये चारों स्पर्म सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड होंगे और उनके ऊपर एफएसएस वर्क करेगा, फिर लेडिंग सेल भी काम करेगी, इनको टेस्टोस्टेरोन मिलेगा और ये फंक्शनल हो जाएंगे। उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन, उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन, मतलब फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। अब स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों को हम मिला के हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया से बनती है, फिर इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड है, जबकि प्राइमरी वाली डिप्लॉयड है। और स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है ही सही, क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल भी डिप्लॉयड है, टेस्टिस भी डिप्लॉयड है। तो ध्यान रखना कौन हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, और एक प्राइमरी उस स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, 4 स्पर्म बने। तो अगर 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या 100 प्राइमरी ओगोनिया होगी तो उससे कितने स्पर्म बनेंगे, 400। ओके, तो हमने 4 फेजेज डिस्कस करी जो मैंने आपको बता दी, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। यहाँ तक तीनों फेजेस को, इस सब फेजेस के अंदर स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्मेटिड्स तक डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसके बाद में डिफरेंशिएशन फेज आती है, चौथी फेज डिफरेंशिएशन फेज, जिसके अंदर वो सर्टोली सेल के अंदर जाके डिफरेंशिएट होते हैं, जिसके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन और सर्टोली सेल से और लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन गेन करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। ओके, तो मैंने आपको बता दिया स्पर्मिएशन क्या होता है। देखो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म had become embedded in Sertoli cell and are finally released from seminiferous tubule by the process is called spermiation. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलकर अब वस इप्रेंसिया एपिडेर्मिस की तरफ मूव करने की प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक, हार्मोनल कंट्रोल कैसा है तो आपको बता दिया मैंने बहुत बार। सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता है, वो GnRH रिलीज करता है। GnRH होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करके 2 हार्मोन सीक्रेट करेगा, एक का नाम होगा FSS, दूसरे का नाम होगा LH। FSS होगा वो सर्टोली सेल पे काम करेगा और सर्टोली सेल सीक्रेट करेगी ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि लेडिंग सेल के अंदर जाके टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करेगी। ओके, और इनिबिन होता है एक, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, वो FSS सिंथेसिस को इनिबिट करता है। तो ये तो आपको पता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक में मैंने आपको बता दिया।
तो अगर आपको हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो आप बता देना LH और FSH का वर्क बता देना। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो ये देखो स्पर्म की स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर। स्पर्म की स्ट्रक्चर में मैं आपको टॉप से एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। सबसे ऊपर वाला ये पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये जो मेरा अंगुली के सर्कल में घूम रहा है, ये पूरा पार्ट हेड है। ओके, हेड देखो, हेड शो कर रखा है। हेड के अंदर बहुत सारे क्रोमोजोम्स है, और हेड के अंदर मतलब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एंड क्रोमोजोम मतलब DNA सारे हेड के अंदर है। हेड के ऊपर एक टॉप पार्ट है जिसका नाम एक्रोसोम। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, इसके अंदर हाइड्रोनेडेज एंजाइम होते हैं, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन्स होते हैं, मतलब एंटी फर्टिलाइजिन होता है इसके पास, फर्टिलाइजिन ओवम के पास होता है। ये स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने में और ओवम की जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिटा है उसको डिजोल्व करने का काम करता है। और इसमें स्पीसीज़ के करैक्टर होते हैं, यही कारण है कि एक्रोसोम से ही पहचानता है। जैसे बिल्ली का स्पर्म कुत्ते, मतलब बिल्ला का कुत्ती के अंदर, या फिर ह्यूमन के मेल का बंदरी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, मतलब दो स्पीसीज़ में फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडी बनाती है, मैंने आपको सेल में आपको पढ़ाऊंगा। फिर इसकी ये जो गर्दन है, गर्दन में दो सेंट्रियोल है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपको पता है मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है जो इसकी साइटोस्केलेटल बनाती है। सेंट्रियोल होती है वो डिस्टल वाली होती है, वो नेक से लेके नीचे तक आ रही है, आपको पता है पूंछ तक, आपके लास्ट तक जा रही है। और जो आपकी प्रॉक्सिमल है वो हेड के अंदर है। ओके, अब आ रहा है आपका जो मिड पार्ट है, इस मिड पार्ट को हम बोलते हैं मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म तैरता है, इसे एनर्जी हाउस कहते हैं। फिर आपकी आगे टेल स्विमिंग में हेल्प करेगा, और जिससे स्पर्म तैरता हुआ फीमेल की वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस को क्रॉस करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। ओके, तो ये था आपका पूरा स्पर्म का अवेलेबल डायग्राम, और उसके क्या क्या काम होते हैं ये सारे मैंने आपको बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सही, क्योंकि स्पर्म पूरी एक सेल है, तो सेल की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल के अंदर सेल वॉल तो होगी नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सही। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो इसमें आता है हेड, फिर आता है नेक, फिर आता है मिडल पीस, और फिर आता है टेल। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। थ्योरी में आपको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो पढ़ लेना, वैसे मैंने लैंग्वेज में आपको सारा समझा दिया है। ओके, तो ये हेड है, हेड के बारे में बता रखा, फिर नेक के बारे में बता रखा, फिर मिडल पीस के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रखी है, और फिर आपको टेल के बारे में बता रखा पूरा। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं ओवम कैसे बनता है फीमेल की बॉडी में, उसे बोलते हैं oogenesis। तो पहले डायग्रामेटिक व्यू में आ जाओ। डायग्रामेटिक व्यू देख लो आप एक बार। ये डायग्रामेटिक व्यू है। oogonia प्राइमरी oocytes, फिर बनेगी सेकेंडरी oocytes, और फिर बन जाएंगे ओवम। ठीक है, लेकिन इसमें अब एक अलग बात पढ़ेंगे कि इसमें एक से एक ही गैमेट बनेगा, फाइनली एक ही मैच्योर ओवम बनेगा। इसमें चार नहीं बनेंगे, उसमें चार बनेंगे। फेजेज इसमें भी वही है, मल्टीप्लिकेशन फेज होगी जिसमें जो oogonia होगी, वहाँ पे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते थे, यहाँ oogonia बोलते हैं। ये कहाँ बन रहे हैं, ये बन रही है आपके ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर oogonia, और oogonia के बाद में प्राइमरी oocyte, ये भी डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte ग्रो करेगी, उसका नाम ग्रोथ फेज है, वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ कर रही थी। अब मियोसिस होगा, मियोसिस होने से सेकेंडरी वर्ड आते ही हैप्लॉयड हो जाती है स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर एक रिड्यूस सेल बनती है जिसके अंदर न्यूक्लियस बहुत रिड्यूस होता है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म रिड्यूस होता है, ये जीवित नहीं रह पाती, ये मर जाती है, और एक फंक्शनल सेकेंडरी oocyte रहती है। फिर इसके अंदर मियोसिस 2 मतलब माइटोसिस होता है, जिससे फिर एक पोलर बॉडी बनती है, और एक फंक्शनल मैच्योर ओवम बन जाता है। तो आप देख रहे हो कि फाइनली एक ही ओवम को हम बना पाते हैं। तो फीमेल के अंदर जितनी प्राइमरी oocytes होगी उतना ही ओवम बनेंगे, लेकिन मेल के अंदर 4 गुना बनते हैं। तो ये मैच्योरेशन फेज हो गया, ये आपका ग्रोथ, ये मल्टीप्लिकेशन फेज, सेम कॉपी है, आप डायग्राम को देख के ही समझ पा रहे हैं, बस इसमें 4 नहीं बन के 1 बन रहा है फाइनली। ओके, तो ध्यान रखना आपको, ओवुलेशन जब होता है तो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ओवम रहता है उसके अंदर, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है एडिशनल oogonia भी बन के तैयार रहती है, एडिशनल उधर भी बन रही थी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया वैसे। और ओवुलेशन आपको पता है प्यूबर्टी में अल्टरनेट ओवरी यूज़ करती है, एक महीना में एक ओवरी, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी। सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकलती है, उसे ओवुलेशन कहते हैं। स्पर्म के साथ मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फिर बाद में जाइगोट बन जाता है, जाइगोट को हम एम्ब्रियो कहते हैं, बच्चा कहते हैं। जाइगोट फिर इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होने के बाद में जेस्टेशन पीरियड रहता है, फिर
मैच्योर बेबी डिलीवर होता है जिसे पार्चुरेशन कहते हैं, इमैच्योर बेबी डिलीवर होता है तो उसे एबॉर्शन कहते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, गेस्टुला, मोरुला, ब्लास्टुला, प्लेसेंटा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन फर्दर टॉपिक्स। ओके, अब हार्मोनल कंट्रोल देख लो। हार्मोनल कंट्रोल तो GnRH सीक्रेट होगा हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से GnRH सीक्रेट होकर कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी LS और FSH सीक्रेट करेगी, वही कहानी। FSH होगा वो ग्राफियन फॉलिकल पे वर्क करेगा और ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होकर सेकेंडरी oocyte बनाएगी, ठीक है। और जो LH होगा उसका क्या काम है फिर, LH होगा वो रप्चर करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी और सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलने को हम ओवुलेशन कहते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। ओके, और ओवुलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिया तो पीछे बची हुई पार्ट को हम कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी कहते हैं। येलो बॉडी इज इंपॉर्टेंट टर्म, डिटेल यू विल लर्न इन MBBS। तो FSH का एक काम और है कि वो ईस्ट्रोजन को भी फॉर्मेशन करता है, ईस्ट्रोजन को भी सीक्रेट करता है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नॉट वर्क ओनली ग्राफियन फॉलिकल, इट ऑल्सो वर्क ऑन स्पर्म्स, वहाँ सर्टोली सेल पे भी काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नॉट ओनली वर्क ऑन ग्राफियन फॉलिकल टू डिस्ट्रॉय इट और रप्चर इट, बट LH ऑल्सो वर्क ऑन लेडिंग सेल। L से लेडिंग और L से ल्यूटियम, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में, और लेडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल जो मेल में होती है उसमें भी वर्क करता है। LH भी मेल और फीमेल दोनों में गैमेट बनते टाइम हेल्प करता है और FSH भी हेल्प करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LH और FSH पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ाई, मतलब oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म, 3 पार्ट अपन ने कवर किए। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। डोंट फॉरगेट टू like and share this video. Thank you so much for watching it.